अमेरिका का फूड इतना प्रोसेस्ड हो चुका है, इतना फेक बन चुका है कि एक साथ आदमी को मोटा भी बना सकता है और मालनूरिश्ड भी। एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स ज्ञान दे रहे हैं कि हेल्दी खाना खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, पर क्या हो जब आपके खाने से न्यूट्रिएंट ही गायब हो जाएं? बिना टमाटर के टोमेटो सॉस, बिना ऑनियन एंड क्रीम के ऑनियन क्रीम चिप्स, बिना एप्पल के एप्पल जूस एक्सेट्रा। कहने को हमारा देश फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है, दालों में ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है, इंपोर्ट्स अब बस 10% होते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि भारी बारिश और कुछ इलाकों में बाढ़ के बावजूद फूड ग्रेन्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स की पैदावार इस साल बढ़ी है। फिर भी देश की 13% पॉपुलेशन भूखी क्यों है? क्यों 19 करोड़ लोगों को आज भी भूखे सोना पड़ता है? रिसेंटली रिलीज्ड यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दिखाता है कि देश की 40% जनता एक हेल्दी मील नहीं अफोर्ड कर सकती, यानी कि 60 करोड़ लोग अनहेल्दी खाना खाने को मजबूर हैं। इंस्टाग्राम रील से आप ज्ञान ले सकते हैं कि किस तरह का डाइवर्स खाना खाना चाहिए, पर क्या आप उसको रोज अफोर्ड कर सकते हैं? महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने लोगों की खाने की हैबिट्स को ही बदल दिया है। ऐसा नहीं है कि लोग फल सब्जियां नहीं खाना चाहते, पर ना तो उनके पास खरीदने के पैसे हैं, ना पकाने का टाइम या संसाधन। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है PwC की वॉइस ऑफ द कंज्यूमर 2025। इसके मुताबिक सर्वे में शामिल 40% लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 32% का कहना है कि वो बस किसी तरह से आर्थिक मदद जुटा पा रहे हैं। वहीं 7% लोगों ने कहा कि वो आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर इस साल तेज बारिश की वजह से कई राज्यों में आई बाढ़ ने स्थिति को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्या आने वाले दिनों में हमारे खाने की टेबल पर इसका असर दिखाई देगा? ऊपर से ट्रम्प के टैरिफ्स जो बार बार इंडियन एग्रीकल्चर पे प्रहार से कम नहीं है। अब लेटेस्ट न्यूज है कि यूएस इंडिया को अपना मक्का खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिकन एग्रीकल्चर और फूड का मॉडल ऐसा बन गया है जहां सबसे कम न्यूट्रिएंट वाले खाने से भी आप सबसे ज्यादा मोटे हो सकते हैं। क्या हम भारत में भी ऐसा चाहेंगे? क्या एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है? आइए बात करते हैं। 2024-25 में इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस बन गया। जी हाँ, पिछले साल इंडिया का राइस प्रोडक्शन 149 मिलियन टन बताया जा रहा है। व्हीट प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पे हैं और हमारा तीसरा मेन प्रोड्यूस है शुगर केन। इसमें से राइस ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। पिछले साल लगभग 200 लाख टन राइस एक्सपोर्ट हुआ। राइस के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है बुफेलो मीट। जी, बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में चौथे नंबर पे है। क्या इसमें गौरक्षकों की विफलता की कहानी छिपी है या गौरक्षा की राजनीति की? एग्रीकल्चर, डेयरी और मीट इंडस्ट्री इंटरलिंक्ड हैं और इनके अपने अपने चैलेंजेस हैं। एक से दूसरा प्रभावित होता है। मसलन पंजाब में फ्लड के बाद वहां के क्रॉप प्रोडक्शन पे तो असर पड़ा ही, साथ ही डेयरी इंडस्ट्री और लाइव स्टॉक का भी इशू रहा। राइस और व्हीट प्रोडक्शन में पंजाब का मेजर कंट्रीब्यूशन है। सो क्लियरली इस साल बाढ़ के बाद फूड ग्रेन इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी क्लाइमेट चेंज के चलते तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। रिसेंटली कर्नाटका में बताया जा रहा है कि 550 करोड़ की फसल को डैमेज हुआ। इसमें सब्जियां, दालें और मिलेट शामिल हैं। तेलंगाना में 1 लाख एकड़ में पैडी, 60,000 एकड़ में कॉटन और 21,000 एकड़ में सोयाबीन और दूसरी फसलों के खराब होने का अनुमान है। महाराष्ट्र में 29 डिस्ट्रिक्ट्स में अधिक बरसात के कारण 35 लाख एकड़ का क्रॉप डैमेज है। मराठवाड़ा से 5 लाख हेक्टेयर की फसल का नुकसान होने की खबर है। वहां अब तक 50 मौतें भी हो चुकी हैं। ये वही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड रिपोर्ट किए जाते हैं। राजस्थान में भी 73% एक्स्ट्रा बारिश हुई और यहाँ भी पैडी, बाजरा, कॉटन और मक्का जैसी फसलों के बर्बाद होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात का भी यही हाल है। वहीं बिहार और असम में बिलो एवरेज बारिश हुई है, जिसके कारण अगेन फसल के आउटपुट पर बुरा असर पड़ेगा। ऑल इन ऑल ये मानसून हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया। अब सिर्फ हेलीकॉप्टर से बाढ़ का सर्वे करने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर उतरकर किसानों की मदद करनी होगी। पर मदद
मदद तो छोड़िए, सरकार ऐसे कदम उठा चुकी है जो किसानों को जल्दी ही बुरी तरह प्रभावित करेंगे। आप जानते ही हैं कि जैसे ही ट्रंप के टैरिफ्स लागू हुए, सरकार ने उनके सामने मानो घुटने ही टेक दिए। सबसे पहले कॉटन पर जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी थी वो हटा दी। लॉजिक ये कि इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, वो अमेरिका से सस्ता कॉटन ले सकेंगे। पर हमारे किसानों का कॉटन कौन खरीदेगा? वो तो अमेरिका से आए कॉटन के मुकाबले महंगा पड़ेगा ना। पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी कट 30 सितंबर तक था, पर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर तक। ध्यान देने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा कॉटन की खेती होती है। अब कहाँ जाएंगे ये किसान? एक तरफ मानसून से तबाही और दूसरी तरफ टैरिफ से पिटाई। सिर्फ कॉटन ही नहीं, इंडिया में कई वैरायटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंपोर्ट किए जाते हैं। ऑयल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां, इन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, इसी उम्मीद में कि रिटेल प्राइसेस कम होंगे। सरसों का 1 लीटर तेल याद है आपको, पहले 80 रुपए का आता था, अब 200 का है। यही हाल नारियल तेल का भी है। एडिबल ऑयल्स की कीमतें 200% तक बढ़ी हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पाम ऑयल थोड़ा सस्ता है और हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाला कच्ची घानी वाला तेल महंगा हो गया है, क्योंकि पाम ऑयल के हम लगभग सबसे बड़े इंपोर्टर हैं दुनिया में। सिर्फ एक महीने में, पिछले अगस्त में, इंडिया ने 9,90,528 मीट्रिक टन का पाम ऑयल इंपोर्ट किया। इस पाम ऑयल में सिर्फ पूरी और समोसा फ्राई नहीं होता, ये आपके बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट से लेकर आइसक्रीम तक में जाता है। नेक्स्ट टाइम कोई प्रोसेस्ड फूड जब आप उठाओ तो लेबल के इंग्रेडिएंट्स जरूर देख लो। अब यूएस के कॉर्न की बात हो रही है। यूएस का कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है और इंडिया जीएम फूड्स को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक हो सकता है, ये फसलों की डाइवर्सिटी को खत्म कर देता है। फिर भी यूएस दबाव बना रहा है कि इंडिया उनका कॉर्न खरीदे, क्योंकि चाइना ने खरीदने से मना कर दिया है। अब कहीं तो डंप करना पड़ेगा ना। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बड़े क्रिटिकल स्टेज पर है। क्लाइमेट चेंज का भारी चैलेंज है, मिसमैनेजमेंट है, मिट्टी की गुणवत्ता गिरती जा रही है। 3 काले कानून याद है आपको? माफी मांगकर उनको वापस ले लिया गया था, पर अब वो स्टेट वाइज पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं। 2 साल चले आंदोलन और इतनी लाठियां खाने के बावजूद अब तक किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है। फिर भी देश की 46% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही काम करती है। जीडीपी में इसका 18.2% कंट्रीब्यूशन है। इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च पर अपने जीडीपी का 1% से भी कम खर्चा करता है। जहां हमें क्लाइमेट चेंज के चलते ज्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, हम इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र को वल्नरेबल बना रहे हैं। गवर्नमेंट खेती और किसानों की कितना सुनती है आपको पता ही है। इस क्रूरता का लेटेस्ट प्रदर्शन कश्मीर में हुआ। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 300 मीटर का रोड 3 हफ्ते से बंद है, जिसके कारण एप्पल फार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना सेब बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब वो सड़ते हुए सेब को फेंकने पर मजबूर है। एक तरफ सरकार ने ट्रैक्टर्स, टायर्स और इक्विपमेंट पे और स्मॉल डीजल इंजन पे जीएसटी रेट कम कर दिया है, पर एग्रीकल्चर के बाकी रियल इश्यूज को इग्नोर कर दिया है। आज भी हमारे देश में एक छोटे किसान के लिए पॉसिबल है कि वो खेती करके कम से कम अपने परिवार का पेट तो पाल ही सकता है। ये यूनिक मॉडल दुनिया के चंद ही देशों में बचा है। ज्यादातर दुनिया अपने खाने के लिए कंपनियों के भरोसे है, किसानों के नहीं। यही कारण है कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर करना चाहती हैं। तभी यूएस अपने ट्रेड नेगोशिएशंस में बार बार एग्रीकल्चर मार्केट खोलने की बात कर रहा है। क्या एग्रीकल्चर के कॉर्पोरेटाइजेशन से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? पहले साई-फाई फिल्मों में दिखाते थे कि फ्यूचर में लोग गोली खा के काम चला रहे हैं, खाने की जरूरत ही नहीं है। अमेरिकन डिस्टोपियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि बस कॉर्न उग रहा है और कुछ भी नहीं उग रहा, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो खाने का फ्यूचर है मैगी। मेरा मतलब मैगी नूडल्स, पास्ता, चिप्स जैसे प्रोसेस्ड फूड, ये ऑलरेडी हो चुका है। बिना एक्चुअल खाद्य पदार्थ यूज किए भी खाना बन रहा है। बिना टमाटर के टोमेटो सॉस, बिना ऑनियन एंड क्रीम के ऑनियन क्रीम चिप्स,
बिना एप्पल के एप्पल जूस एक्सेट्रा। ये अमेरिका के इंटेंसिव फार्मिंग मॉडल और कॉर्पोरेट ग्रीड का नतीजा है। क्या आप जानते हैं कि यूएस में बस 2% पॉपुलेशन खेती के काम पर लगी है। इनके पास एवरेज फार्म साइज 400 एकड़ से ज्यादा है। कई फैमिलीज तो 2000 से 4000 एकड़ के फार्म्स चलाती हैं। ऊपर से इन फार्मर्स को ढेर सारी डायरेक्ट कैश सब्सिडी दी जाती है। यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस का डेटा बताता है कि 5 सालों में 2019 से 2023 तक फार्मर्स को $161 बिलियन की सब्सिडी दी गई। एनुअली करीब $32 बिलियन। इनमें भी ज्यादा लैंड वाले अमीर 74,655 किसानों को सब्सिडी का 60% मिला और बाकियों को 37%। पर फार्मर एवरेज सब्सिडी थी $30,782। इंडिया से कंपेयर कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक हिसाब लगाया। उन्होंने सब तरह की फार्मर सब्सिडी को मिलाया और पाया कि इंडिया की एनुअल सब्सिडी बनेगी लगभग $57.5 बिलियन। यूएस के $32 बिलियन से ज्यादा। पर इंडिया के $57 बिलियन करोड़ों किसानों को अलग अलग स्कीम्स में दिए जाते हैं। पीएम किसान के ही 11 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, जिनको साल का बस 6,000 रुपए मिलता है। डॉलर्स में देखें तो $69। मतलब यूएस के किसान सालाना $3,782 या करीब 26.8 लाख रुपए सब्सिडी में ले रहे हैं और भारत के किसान को सब्सिडी में बस 6,000 रुपए मिल रहे हैं। अमेरिकन फार्मिंग में कॉर्पोरेट्स का बड़ा रोल है। इन सब फार्म्स की सप्लाई चेन पर कुछ ही कंपनीज का कंट्रोल है। 4 अमेरिकन कंपनीज कॉर्टेवा एग्रीसाइंस, बेयर, सिंजेंटा और BASF 60% ग्लोबल सीड मार्केट और 75% पेस्टिसाइड मार्केट को कंट्रोल करते हैं। 2 कंपनियां मोजाइक और न्यूट्रिएंट 60% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। 3 कंपनियां कार्गिल, एडीएम और बंज ज्यादातर ग्रेन्स, सीड्स और फूड प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती हैं। 4 कंपनियां पूरे बीफ इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। यही कंपनियां एग्री बिजनेस से लेकर फूड प्रोसेसिंग के हर एस्पेक्ट में शामिल हैं। इससे होता क्या है? यही कंपनियां डिसाइड करती हैं कि कौन से अनाज उगाए जाएंगे जिनसे सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। और ये कंपनियां सिर्फ यूएस में ही नहीं हैं। 4 कंपनियां एडीएम, बंच, कार्गिल और लुइस ड्राइफस वीट, कॉर्न और सोयाबीन के इंटरनेशनल ट्रेड का 50 से 60% हिस्सा कंट्रोल करती हैं। नो वंडर अब इनकी निगाह भारत जैसे दुनिया के बाकी देशों पर है। जो कंपनियां इतनी बड़ी हैं, वो जाहिर है कि देशों और विदेशों में भी पॉलिसीज को बनाने बिगाड़ने का काम करती ही होंगी। इन सब के चलते आज यूएस में ही नहीं, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर एक संकट में है। एनवायरमेंट डिग्रेड होना, पानी का स्तर कम होना, केमिकल्स का हमारे खाने में पहुंच जाना सब आम हो गया है। हम एक साथ हेल्थ रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क और क्लाइमेट रिस्क से जूझ रहे हैं। एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स ज्ञान दे रहे हैं कि हेल्दी खाना खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, पर क्या हो जब आपके खाने से न्यूट्रिएंट ही गायब हो जाएं? फल सब्जी से लेकर आटा, दाल, चावल में अब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती जा रही है, कुछ क्लाइमेट के कारण और कुछ कंपनियों के मुनाफों के कारण। जैसे आप लेने तो जाते हैं मल्टीग्रेन आटा, पर उसमें 98% वीट और बाकी 2% में दूसरे ग्रेन्स होते हैं। आपने भी देखा होगा कि फल सब्जियों में अब पहले वाली बात नहीं रही। आज सेब अच्छा दिखाई तो देता है, पर उसमें ना तो टेस्ट है, ना ही कोई खुशबू। हो क्या रहा है हमारे फूड के साथ? फेक दूध, फेक पनीर, फेक चीज से लेकर इंजेक्शन वाले तोरी, लौकी और बैंगन हमारे किचन में आ चुके हैं। जब बिना एग्रीकल्चर के कॉर्पोरेटाइजेशन के ही ये हाल है, तो आगे क्या होगा? अमेरिका का फूड इतना प्रोसेस्ड हो चुका है, इतना फेक बन चुका है कि एक साथ आदमी को मोटा भी बना सकता है और मालनूरिश्ड भी। क्या हम इस मॉडल को भारत में लाना चाहते हैं? आज एक तरफ है न्यूट्रिशियस डाइट पर जाने वाले और दूसरी तरफ है वड़ा पाव खाकर गुजारा करने वाले। एक तरफ शादियों में 56 भोग हैं, दूसरी तरफ मिड डे मील से अंडा गायब। खाने में न्यूट्रिएंट्स की ऐसी इनइक्वालिटी शायद पहली बार ही देखने को मिल रही है। फास्ट फूड चॉइस कम और मजबूरी ज्यादा है। फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के हाथ में ना तो आपके खाने की क्वालिटी बेहतर होगी, ना ही किसानों का जीवन। फूड सिक्योरिटी के लिए अब हमें कैलोरीज से आगे जाने की जरूरत है। सबके लिए एक डाइवर्स और न्यूट्रिशियस डाइट इंश्योर करने की जरूरत है। अमेरिका के मूल निवासियों की एक कहावत है, जब आखिरी पेड़ काट दिया जाएगा, आखिरी मछली पकड़ ली जाएगी और आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम पैसे नहीं खा सकते। इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाएं अच्छा है। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।